गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 28 करने जा रहे हैं। ये आपकी सामाजिक विज्ञान की भूगोल की पाठ 4 जिसका नाम जलवायु है, उसका एक टॉपिक है जिसका नाम है ऋतुएं, और ऋतुएं का भी ये फर्स्ट पार्ट है क्योंकि ये हमारी आज की जो चैप्टर 4 जलवायु है उसकी फर्स्ट वर्कशीट है। तो चलिए इसमें हम कुछ बिंदुओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे मेन की पॉइंट्स हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं, तभी आपको ये समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट है वो है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल क्या होता है? ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। देखिए, आप सबको पता है जो हमारी पृथ्वी है वो दो तरीके से रोटेट करती है। एक तो होता है कि वो अपने ही अक्ष पे खड़े होके, अगर आप अपने ही जगह पे घूमते रहोगे तो एक तो होता है घूर्णन और एक होता है परिक्रमण, यानी किसी और चीज़ के चक्कर लगाना, है ना। तो पृथ्वी दोनों तरीके से रोटेट करती है, जिसको हम एक में तो बोलते हैं रोटेशन और एक में बोलते हैं रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है जैसे हम मंदिर के परिक्रमा लगाते हैं ना, वैसे पृथ्वी भी लगाती है और वो अपनी जगह पे भी घूम रही होती है, उसको हम बोलते हैं रोटेशन। आगे बात समझ में? तो जो पृथ्वी जो ऐसे घूमती है दोनों तरीके से, उसी के घूर्णन को, उसी के घूमने की वजह से जो बल लगता है पृथ्वी में, उसी को हम बोलते हैं कोरियोलिस बल। इस बल के कारण क्या होता है? पवनें यानी हवा जो है वो उत्तरी गोलार्ध में दाहिने और दक्षिणी गोलार्ध में बाहिने और मुड़ जाती हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, इसमें क्या होता है, हमने इसको दो भागों में बांट रखा है। ये तो है हमारा उत्तरी गोलार्ध और ये है हमारा दक्षिणी गोलार्ध। तो जब ये घूम रही होती है दोनों तरीके से, तो जो हमारा उत्तरी गोलार्ध होता है, इसमें तो पृथ्वी क्या करती है? दाहिने मतलब इधर की तरफ मुड़ जाती है जो भी हवाएं होती हैं। ठीक है, और जो नीचे वाला जो हमारा पार्ट होता है जिसको हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, उसमें हवाएं इधर की तरफ हो जाती हैं। कहने का मतलब है हवाएं यहाँ से सीधी चल रही थी, ठीक है, और सीधी चलते चलते एकदम से जब पृथ्वी घूमी तो क्या हुआ? उत्तरी गोलार्ध में तो ऊपर की तरफ चली गई और दक्षिणी गोलार्ध में वो नीचे की तरफ आ गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम फेरेल का नियम भी बोलते हैं। ये एक फेरेल था जिसने ये नियम दिया था, इसलिए हम इसको फेरेल का नियम भी कहते हैं। तो आपको ये कोरियोलिस बल समझ आ गया होगा। हमारा दूसरा पॉइंट है जेट धाराएं। इसके बारे में आपने सुना होगा। इसमें क्या होता है कि ये 27 डिग्री से 30 डिग्री के उत्तर अक्षांश के, यानी कि ये है हमारी पृथ्वी, और आपने अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, देशांतर तो होती हैं जो लंबी बड़ी हुई लाइनें होती हैं, अक्षांश होती हैं जो लेटी हुई लाइनें होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसके बीच वायुमंडल की शोभ परत में अत्यधिक ऊंचाई, यानी जब ये जो हमारा आपने शोभ मंडल, संताप मंडल, इन सब मंडलों के बारे में 7th क्लास में आपने पढ़ा है। तो इसमें क्या होता है? जो शोभ मंडल होता है वो मंडल है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। इससे 12,000 किलोमीटर ऊपर ये हवाएं चलती हैं और ये दो तरीके से चलती हैं। ये जो गर्मियों में तो ये इतने 110 किलोमीटर प्रति घंटा चलती हैं, जबकि सर्दियों में ये 184 प्रति घंटा, इनकी ये स्पीड है। ये स्पीड अपनी अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग चलाती हैं। ठीक है, तो ये है हमारी जेट धारा, जिसको हम पश्चिमी जो पवनें हैं उनको हम जेट धाराएं बोलते हैं, जो पश्चिम से आती हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है ये तो है हमारा उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूरब और ये है पश्चिम। तो जो पश्चिम से हवाएं आती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जेट धाराएं बोलते हैं। तीसरा है पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। इसमें क्या होता है कि सर्दियों के टाइम पे बहुत तेज़ी से एकदम से कभी कभी हवा, तूफान या हलचल होने लगता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। क्योंकि ये इसलिए होता है कि जो हवाएं हैं वो कभी कभी एकदम से बहुत तेज़ी से आती हैं और आके वो पूरे हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको डिस्टर्ब करने लग जाती हैं, क्योंकि इन हवाओं पे खुद का कंट्रोल नहीं होता। जब ये समुद्र से पानी लेके आती हैं ठंडा ठंडा, तो आपने देखा होगा सर्दियों में वो बर्फ़ भी चल रही होती है सुबह सुबह, तो वो इसी की वजह से होती है। ठीक है, अब हमारा चौथा पॉइंट है एल नीनो।
एल नीनो क्या होता है कि क्रिसमस के समय ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर 2 से 5 वर्ष के अंतराल पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया जाता है। देखो, आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन देशों में क्या होता है, क्रिसमस मनाया जाता है और क्रिसमस होता है 25 दिसंबर को, तब बहुत ठंड होती है। उस टाइम पे क्या होता है, एक पेरू नाम की एक जगह है उसी के पास में, वहाँ से पेरू जलधारा, वो ठंडी जलधारा होती है, वो पेरू जलधारा जो है ठंडी होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है 2 से 5 वर्ष के बीच में ये अपनी चेंज कर देती है और ये ठंडी से ना हो के ये गर्म जलधारा बन जाती है और उसी को हम बोलते हैं एल नीनो। ये इसका प्रभाव होता है और ये क्या होता है, ये एक स्पेनिश वर्ड है जिसका अर्थ होता है बच्चा, जो बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है, क्योंकि ये क्रिसमस के टाइम पे हुआ था और क्रिसमस हम क्यों बनाते हैं ये सब आपको पता है। उसकी उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है और उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। इससे क्या होता है, वहाँ पे तापमान जो है वो बढ़ जाता है, ठंड बढ़ जाती है और व्यापारिक पवन जो वहाँ पे विंड ट्रेड जो चल रहा था उसको वो डिस्टर्ब कर देती हैं। चौथा है मानसून। अब मानसून के बारे में तो आप सबको सब कुछ पता ही होगा। भारत में कौन सी, जब भी हम बोलते हैं भारत में कौन क्या है, तो सबसे पहले हम बोलते हैं भारत एक मानसूनी देश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मौसम बदलते रहते हैं। मानसून जो है वो मौसम शब्द से निकला है और ये एक अरबी शब्द है, ये आपको पता होना चाहिए, जिसका शब्द होता है मौसम। मानसून का अर्थ होता है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन। ये तो आप सबको पता ही है। मानसूनी जलवायु की एक विशेषता ये है कि इसमें मौसम की अवस्थिति में बहुत अधिक परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे आपको पता है भारत में तो कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है, कभी मानसून आता है, कभी मानसून वापस भी जाता है। तो ये सारे किसकी वजह से होते हैं, ऋतु की वजह से, यानी हवा की वजह से होते हैं। अब भारत में आपको पता है 4 प्रकार की पवनें हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून का आना और मानसून का वापसी जाना। अब मुझे पता है आप इसमें कंफ्यूज हो गए कि शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु तो पता है, पर मानसून का आना भी आपको पता है, लेकिन मानसून जाता कब है ये आपको नहीं पता। मानसून आता है मई से जुलाई और अगस्त के बीच में, जब बहुत तेज़ बारिश होती है, और वापस कब जाता है, सर्दियों के आसपास, जनवरी के आसपास। आपने देखा होगा हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट होती है 2-4 दिन के लिए, तो उसी टाइम पे ये वापस जा रहा होता है। तो अब हम पढ़ेंगे शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के बीच अंतर क्या क्या है। तो देखिए, जो हमारी शीत ऋतु है, ये है शीत ऋतु, ये है ग्रीष्म ऋतु। तो इसका जो समय होता है ये नवंबर से फरवरी का होता है, जबकि इसका होता है मार्च से मई का। ये सब आपको पता है। इसके बाद क्या है, इसमें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, तभी तो सर्दी आती है, क्योंकि स्थल से समुद्र की ओर तो गर्मी चली जाती है और फिर क्या रह जाती है, सिर्फ ठंडी हवाएं रह जाती है। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा होता है। इसमें तापमान में अधिक वृद्धि, जिससे कम दाब का लंबवत क्षेत्र तैयार होता है। अब इसमें उल्टा होता है, इसमें समुद्र से स्थल की ओर जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। इस उत्तर भारत में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने माने जाते हैं, ये आप सबको पता है। यहाँ पे उत्तर पश्चिमी भागों में दिन के समय धूल, गर्मी एवं शुष्क पवनें, जिसको हम लू बोलते हैं, बहुत गंदी हवा चलती है। कई बार तीव्र हवाओं के साथ साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा या हिमवृष्टि, जिसे पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता होगा कि ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों के टाइम पे पश्चिम बंगाल के आसपास कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसको हम काल बैसाख कहते हैं, और इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि वहाँ पे ठंड पड़ने लग जाती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में पूर्व मानसूनी वर्षा, जिसे जल्दी पक जाते हैं, आम वर्षा कहते हैं। हाँ, आपको पता होगा कि गर्मियों के टाइम में ही आम पकते हैं, और ये इसको आम वर्षा इसलिए कहते हैं क्योंकि उस टाइम पे गर्मी बहुत तगड़ी होती है, जो हवा चलती है उसी की वजह से वो आम पकते हैं। यहाँ पे देखें तो यह कमज़ोर उच्च दाब का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे ठंडी हवाएं ज़्यादा चलती हैं। सामान्यतः असमान साफ तापमान और आर्द्रता कम एवं
पवनें शिथिल एवं परिवर्तित होती रहती हैं। दक्षिण की ओर बढ़ने पर तापमान में बढ़ोतरी होती है, यह आम बात है, क्योंकि अगर तभी बढ़ेगा तो तभी हमारे यहाँ पे ठंड बढ़ेगी। देश के अधिकतर भाग में मौसम शुष्क, केवल तमिलनाडु तट पर कुछ मात्रा में वर्षा। आपने देखा होगा कि कर्नाटक, केरल, गोवा, मुंबई जैसे देश में ना तो ज़्यादा सर्दी होती ना ज़्यादा गर्मी होती, क्योंकि वहाँ पे समुद्र है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कभी कभी उत्तरी मैदानों में वर्षा, क्योंकि वहाँ पे भी बताया हवाएं चलती हैं तो उसकी वजह से कभी कभी वर्षा हो जाती है। प्रायद्वीपीय भागों में समुद्र पवनों के प्रभाव के कारण तापमान के प्रतिरूप में ना के बराबर परिवर्तन होता है। और भी बताया क्योंकि वहाँ पे तापमान में परिवर्तन होता ही नहीं है, इसका कारण है समुद्री पवनें, क्योंकि वहाँ पे समुद्र है पास में। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं हम। इसके जो क्वेश्चंस हैं, पहला है एल नीनो से आप क्या समझते हैं, इसका क्या प्रभाव है। तो अभी मैंने आपको बताया था, इसका आंसर है ये कि क्रिसमस के समय ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो के नाम से जाना जाता है। अर्थात एल नीनो एक गर्म जलधारा है। सामान्यतः यह एक घटना कुछ वर्षों के अंतराल पर घटित होती है। इसका प्रभाव क्या होता है कि इसके कारण सागरीय जल का तापमान बढ़ जाता है तथा इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें शिथिल और शांत हो जाती हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि दिल्ली में चेन्नई की अपेक्षा शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु के तापमान में अधिक अंतर क्यों होता है। अभी मैं आपको पढ़ा रही तो मैंने आपको बताया था कि हमारे भारत के दक्षिण में ग्रीष्म और शीत ऋतु में बहुत फ़र्क होता है, नीचे इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना हमारे उत्तरी भारत, और उत्तरी भारत में क्या है, दिल्ली है, तो वहाँ पे इतना प्रभाव क्यों पड़ता है, इसका आंसर आपको बताना है। अभी इसका आंसर मैं आपको बताऊंगी। तीसरा क्वेश्चन है भारत में शीत ऋतु की कुछ प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। तो इसकी विशेषताएं तो आप ये वर्कशीट्स में से देख के लिख ही सकते हो। इसके बाद है मानसून में मौसमी अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, भारत के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो दूसरे का, तीसरे का और चौथे का आंसर अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके आप उसको लिख सकते हो। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था उसका आंसर है कि चेन्नई समुद्र तट के पास है, ठीक है, और समुद्री हवाएं मौसम को एक समान बनाए रखती है, जैसा मैंने आपको बताया था, इसलिए वहाँ साल भर लगभग एक जैसा मौसम रहता है। जबकि दिल्ली समुद्र तट से काफ़ी दूर है, इसलिए वहाँ यहाँ अधिक गर्मी और अधिक सर्दी होती है, जिसके कारण दिल्ली में चेन्नई की अपेक्षा शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु अलग अलग अंतर होता है, जैसे मैंने आपको अभी बता दिया था। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हो। आपका तीसरा क्वेश्चन था कि शीत ऋतु की कुछ विशेषताएं बताइए, तो आप इनमें से कोई भी 3 से 4 विशेषताएं लिख सकते हो। आप पॉज करके वीडियो को इसमें से लिख लो। आपका चौथा क्वेश्चन का आंसर है कि भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु कहलाती है, परंतु भारत में मौसमी अवस्था में बहुत अधिक परिवर्तन पाया जाता है, जैसे कि देश के कुछ भागों में बहुत अधिक वर्षा होती है तो कुछ भाग में नाममात्र वर्षा होती है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया हो, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।